हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर से हमारा मतलब क्या है? बेसिकली हम इसमें पढ़ते हैं माउंटेन्स और अलग अलग रिलीफ पैटर्न, जैसे कि आपके प्लेन्स पढ़ेंगे, हम पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ेंगे, प्लेटू वगैरह, माउंटेन्स और डिज़र्ट आइलैंड वगैरह। इन सब चीज़ों को जो पढ़ते हैं वो फिजिकल फीचर्स इनको बोला जाता है। इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। You have already learnt earlier that in India is a vast country with varied landforms। मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर कई प्रकार के वेरियस डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? आप कौन से टेरेन में रहते हैं? ये मतलब बताना चाह रहे हैं कि अलग अलग टेरेन में हम रहते हैं। इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड। इन कॉन्ट्रास्ट इफ़ यू लिव इन अ हिली रीजन द रग्ड टेरेन, रग्ड मतलब अनइवन टेरेन with mountains and valley are common features. In fact, our country has practically all major physical features of the earth: mountains, plain, desert, plateaus, island। मतलब जो अर्थ है और जो अर्थ के अंदर जो इंडिया कंट्री है उसके अंदर माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू, आइलैंड सब तरह के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। ओके, the land of India display great physical variation geologically। The peninsular plateau constitute one of the ancient landmass on the earth's surface। एक्चुअली में क्या हुआ था, जो हमारे जो लैंड थ्योरी है जिसमें हम गोंडवाना लैंड और फिर हम पेंगिया लैंड वगैरह अलग अलग लैंड को जो हम पढ़ते हैं उनकी स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे वो अलग अलग जगह से निकले थे और आए थे। तो उसमें जो गोंडवाना लैंड है उसमें जो पेनिनसुलर प्लेटू उसमें बना था। जब गोंडवाना लैंड उस टाइम फॉर्मे हुआ था तो उस टाइम पे पेनिनसुलर प्लेटू की फॉर्मेशन हुई थी। ये अराउंड आपका 2.6 बिलियन ईयर्स अगो की पहले की बात है। ठीक है, इतने ज़्यादा पुराना है। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। द हिमालयाज इन द नॉर्थन प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स। नॉर्थन प्लेन्स और हिमालयाज है वो रिसेंट लैंड फॉर्म्स है। अराउंड ये करीब ये इसकी करीब बात होती है 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले बने थे। ये 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले बने थे। ये भी काफ़ी पुराना टाइम है, बट इन कंपैरिजन टू 2.6 बिलियन ईयर्स इनको हम काफ़ी रीसेंट लैंडफॉर्म्स बोल देते हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। आगे पढ़ते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट का एक्चुअली मतलब ये होता है जब रिवर्स वगैरह ऊपर से फ्लो करती है तो नॉर्दर्न प्लेन्स में आती हैं। हम क्या होते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को समझेंगे, एलुवियल डिपॉजिट बता रहा हूँ। तो अपने संग जो वो डिपॉजिट लेके आती हैं अलग अलग सेडिमेंट्स वगैरह, रॉक पार्टिकल्स, पेबल्स वगैरह जो लेके आती हैं उनको हम एलुवियल डिपॉजिट्स बोल देते हैं। और वहाँ पे जो सॉइल फॉर्मेशन होती है वो एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन होती है। वो सब डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। द पेनिनसुला प्लेट्यू इज कम्पोज ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। पहले मैं आपको बता देता हूँ इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या अंतर होता है। तो सिंपली मैं आपको समझाऊं तो इग्नियस जो रॉक है आपकी, इग्नियस रॉक ये फॉर्म करती है बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा या फिर और लावा जो कोर के अंदर बनता है। तो इनसाइड अर्थ इनकी फॉर्मेशन होती है। और एक होती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। जब रॉक्स के अंदर जो इनसाइड जो अर्थ होती है उसके अंदर जो कोई रॉक्स होती हैं उसके अंदर काफ़ी सारे हाई प्रेशर और उसके अंदर जो रॉक्स फॉर्म होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स अंडर अर्थ सरफेस विथ हाई प्रेशर एंड हीट। ठीक है, इसके अंदर ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पेनिनसुला प्लेटू बना हुआ है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से विद जेंटल राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स कौन से हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं हिमालयन माउंटेन्स, फिर हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर हम पढ़ेंगे पेनिनसुला प्लेटू, फिर हम पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट, फिर कोस्टल प्लेन्स, फिर आइलैंड्स। तो डायरेक्ट इसको पढ़ने से पहले मैं आपको मैप से ही डायरेक्ट इसको पढ़ाता हूँ। आज आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि एक्चुअली में हम पढ़ क्या रहे हैं। तो ये हमारी बात आ जाती है। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन्स को। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों बोला जाता है। जो सबसे ज़्यादा हिमालयज है इनको बोला जाता है YOUNG यंग फोल्ड माउंटेन। MT मतलब माउंटेन।
एक्चुअली में फोल्ड का मतलब ये होता है जो रॉक्स है जब वो कंप्रेस होके बनती हैं और जब वो फॉर्म करती हैं कंप्रेस होके टकरा के जो रॉक्स से जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं तो उनको फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। और यंग इसलिए क्योंकि ये इन कंपैरिजन टू पेनिनसुलर प्लेट्यू ये रिसेंट टाइम्स में अभी फॉर्मेशन हुई है, तो इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। एक्चुअली में हम सबसे पहले पढ़ने क्या वाले हैं, और इसके बावजूद भी इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि हिमालयन माउंटेन्स कहाँ से कहाँ तक हैं। ये आप देख रहे होंगे इंडस से लेके, जो कि ये पाकिस्तान में, यहाँ पे अगर आप गौर करें ये वाली जगह पे, यहाँ पे इंडस से लेके ये पूरे पूरे यहाँ से जो फॉर्म कर रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र तक आ रहे हैं। ये ब्रह्मपुत्र रिवर अगर आपको दिख रही हो, ये यहाँ तक इंडिया के लास्ट टेरिटरी नॉर्थ ईस्ट में जो आती है ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो पूरे हिमालयाज़ हैं, मैं उसको आपको शेयर करके दिखाता हूँ। ये वाले, ये पूरे जो हैं हमारे हिमालयाज़ को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये आर्क बनाते हैं करीब करीब। आर्क कैसे, ये जो पूरी जो आर्क बनती है इनकी, ये अराउंड कितने की आर्क बनती है, ये बनती है करीब आपकी 2400 किलोमीटर, इतनी लंबी आर्क बनाते हैं। इनकी जो एवरेज विड्थ है वो 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर है कश्मीर में, और 150 किलोमीटर है आपकी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। एल्टीट्यूड वेरिएशन जो है वो ईस्टर्न हाफ में काफ़ी ज़्यादा है वेस्टर्न हाफ के बजाय, और इनकी थ्री पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल हम इनको रेंजेस में पढ़ते हैं। कौन कौन से, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कौन कौन से वो रेंजेस हैं, ठीक है। इस सब को मैं इरेज कर लेता हूँ सबसे पहले। तो जो हम जो पढ़ते हैं इनको लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में पढ़ते हैं, 3 सेट ऑफ पैरेलल रेंजेस में। तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है आपका द ग्रेट हिमालयाज़। ये वाला जो रीजन है सबसे ऊपर का, ये वाला, ये हम पढ़ते हैं ग्रेट हिमालयाज़ के उसमें, ठीक है। और इनको ग्रेट हिमालयाज़ के साथ साथ और क्या बोला जाता है, ग्रेट और इनर हिमालयाज़, और इसका एक और नाम है और हिमाद्री, हिमाद्री नाम से भी इसको बुलाया जाता है, ठीक है। इन नामों से इस ऊपर वाले जो सबसे ऊपर के जो नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन है उसको हम बुलाते हैं ग्रेट हिमालयास, इनर हिमालयास और हिमाद्री। ये जो कंसिस्ट करते हैं, ये लॉफ्टीएस्ट पीक का मतलब होता है बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, और इनकी जो एवरेज हाइट होती है 6000 मीटर की। इसके बाद ये एक प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स कंटेन करते हैं। ये वाली जो रेंज है काफ़ी सारे प्रोमिनेंट हिमालयन रेंज को कंसिस्ट करती है। एसिमेट्रिकल होते हैं ये नेचर में, सिमेट्री नहीं होती, एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे हमको रैंडमनेस देखने को मिलती है, यहाँ पे बिल्कुल। और अगर हम आगे जाते हैं तो इनको और ढंग से पढ़ते हैं। जो इसका कोर है वो बना हुआ है ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट मैं आपको बता दूँ, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, ठीक है, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन है ग्रेनाइट। इनका जो कोर बना हुआ है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, और पेरिनेली स्नो बाउंड होते हैं। पेरिनेली स्नो बाउंड का मतलब है यहाँ पे जो 365 डेज ये स्नो से कवर्ड रहते हैं ये एरिया, और यहाँ पे कई सारे ग्लेशियर भी हैं और यहाँ पे पासेस भी हैं ग्रेट हिमालयाज़ में। मैं उसके लिए मैप भी बना के लाया हूँ, आपको मैं शो करता हूँ वो मैप। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जो भी इसमें बुक में पूछी गई थी, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर, ये सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज़ के उसमें आता है। फिर आता है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। ये अलग अलग जो ग्लेशियर है, मेन जो प्रोमिनेंट है मैं उसको ले आया था थोड़ा यहाँ पे आपको ढंग से शो करने के लिए, ठीक है। अगर आप इसको ढंग से और शो करेंगे तो K2 काफ़ी सारे जो बड़े बड़े पीक्स हैं उसका इसमें दे रखा है। ये रहा, जैसे K2 दे रखा है, यहाँ पे कई सारे और पहाड़ हैं उनके बारे में ढंग से हमको दे रखा है। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो ये रेंज है जो ग्रेट हिमालयाज़ की, अब इसको हम चेंज करते हैं। अब हम इसको दूसरे उस पर पढ़ते हैं कि हम दूसरे प्रोमिनेंट पीक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हम उसकी बात करने वाले हैं द लेसर हिमालयाज़ और द मिडल हिमालयाज़। इनको हम लेसर हिमालयाज़ और मिडल हिमालयाज़ भी बोल देते हैं। आगे जो रेंज हम पढ़ने वाले हैं उससे पहले जो साउथ की जो ग्रेट हिमालयाज़ की रेंज है, मैं आपको इसको आगे पढ़ाता हूँ कंप्लीट करके, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं आराम से। हाँ, अब इससे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल और लेसर हिमालयाज़ को, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको और थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, शेड करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाली जो रेंज है बेसिकली बीच वाली, इसके जस्ट नीचे वाली, उसको हम बोल देते हैं लेसर हिमालयाज़, ठीक है। और हिमाचल भी बोल देते हैं इनको, हिमाचल और लेसर हिमालयाज़ क्या बोल देते हैं हम इनको, ओहो ये तो मोटा हो गया यहाँ से, ठीक है। हम इनको बोल देते हैं हिमालयाज़
और लेसर हिमालयास। ठीक है, यहाँ से हिमालय और लेसर हिमालयास को हम कंपेयर कर ले। मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम है। मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम का मतलब है काफ़ी ज़्यादा अनइवन है। रेंजेस जो है इसकी वो हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर रॉक से बनी हुई है, जो उसकी पूरी रेंज है। एल्टीट्यूड वेरिएशन इसमें मिलता है 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक इसमें एल्टीट्यूड का वेरिएशन देखने को मिलता है। एवरेज विड्थ जो है इसकी वो 50 किलोमीटर है, एवरेज विड्थ इस रेंज की। मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट रेंज है इसकी पीर पंजाल रेंज, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप ये वाली जो येलो से शेडेड है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपकी पीर पंजाल रेंज है जो यहाँ पे शो हो रही है। और एक और रेंज है यहाँ पे धौलाधर रेंज करके, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके जस्ट नीचे वाली रेंज हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर और हिमाचल दोनों में है, और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज है। ठीक है, तो आपको ये भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और आगे, और इसमें काफ़ी फेमस वैली जो हम कश्मीर वैली पढ़ते हैं पीर पंजाल रेंज में, वो कश्मीर वैली इसी पीर पंजाल रेंज में पड़ती है। और जो आपकी क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और कंगरा जो फेमस वैली है वो भी धौलाधर रेंज में पड़ती है। यहाँ पे काफ़ी सारे फेमस हिल स्टेशन भी है, हम उनको भी पढ़ते हैं। ठीक है, आगे आके हम देखते हैं नेक्स्ट रेंज किसकी बात करते हैं हम, थर्ड रेंज की बात करते हैं हम, जो थर्ड रेंज हमें पढ़नी है। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। कंप्लीट हो गया। हमने सबसे पहले पढ़ लिया ग्रेट हिमालयास, हमने फिर पढ़ लिया हिमाचल या लेसर हिमालयास वाले पोर्शन को। अब हम पढ़ने वाले हैं शिवालिक्स, जो सबसे साउदर्न मोस्ट की जो हिमालयस की वो रेंज है उसको हम बोलते हैं क्या, द शिवालिक्स। शिवालिक्स ये वाली रेंज है यहाँ पे, ये जो लास्ट की रेंज है ना उसको हम बोलते हैं शिवालिक्स, ये यहाँ पे भी आ जाती है। ठीक है, ये वाली जो रेंज है इसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक्स। और नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है ये, इसकी जो विड्थ है एवरेज वो है 10 to 15 किलोमीटर्स। सॉरी, इसको पतला कर लेता हूँ मैं एक बार, क्या ज़्यादा मोटा हो जाता है फिर ढंग से अच्छा नहीं लगता हो। तो इसकी जो एवरेज विड्थ है वो 10 to 15 किलोमीटर्स है। और इसकी जो एल्टीट्यूड वेरी करती है वो 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक इसकी जो एल्टीट्यूड है वो वेरी करता रहता है। ये यहाँ पे जो रेंज है वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स की है। अनकंसोलिडेटेड का मतलब ये होता है जो प्रॉपर तरीके से रॉक्स हैं वो प्रॉपर रॉक्स नहीं बन पाए, उनका डिन्यूडेशन हो गया एरोजन वगैरह करने से, वहाँ पे जो फॉर्मेशन हुई माउंटेन्स की उनको हम बोल देते हैं अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। यहाँ ये ब्रॉड डाउन होती हैं रिवर्स से, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट हिमालयास, जो कि क्या कहते हैं हमारे जो ग्रेट हिमालयाज हैं और भी नॉर्दर्न मोस्ट में जो हिमालयाज हैं वो वाले रेंज से जब रिवर्स नीचे इसको फ्लो कराती हैं, तो रिवर्स जब उसको नीचे लेके आती हैं तो और नीचे जाके सेप्टल हो जाता है, जिससे हमको शिवालिक रेंज मिलती है, फॉर्म हुई। यहाँ पे वैली जो है वो काफ़ी ग्रेवल और एल्यूमिनियम, थिक ग्रेवल और एल्यूमिनियम से कवर्ड है। और इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है वो बिटवीन, जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है हिमाचल लेसर हिमालयास और जो शिवालिक्स के बीच में आती है उनको हम डून्स बोलते हैं। जैसे आप सुनते होंगे ना, देहरादून, कोटली डून, पाटली डून, ये सब आपके उसमें आते हैं, क्या कहते हैं, लेसर हिमालयास और शिवालिक्स के बीच में आते हैं। ठीक है, ये आपकी कुछ और इन्फॉर्मेशन हो गई। और हिमालयास इसके अलावा और किस चीज़ में बटे हुए हैं, जैसे मैं आपको बताऊं दूसरे यहाँ से पेज को देख के, हिमालयास जो हैं हमने पढ़ लिया इनको लॉन्गिट्यूडनल। अब ये हिमालयास एक और तरह से बटे हुए हैं, जैसे कि रिवर सिस्टम है। जैसे इंडस से लेके हमने पढ़ा था ब्रह्मपुत्रा, इंडस हमारी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है इंडिया में से, तो इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा तक की भी अलग अलग हिमालयास जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और अलग डिवीज़न इनका हो रखा है। वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है हम उनको भी जान लेते हैं आज ये। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, मैं इसको ब्लैक ही यूज़ कर लेता हूँ, तो डीज डिविजन्स जो है वो रिवर से भी डिमार्केटेड है। डिमार्केटेड का मतलब रिवर्स ने भी इन माउंटेन्स की बाउंड्री सेटअप कर रखी है। जब आप इंडस से सतलुज तक जाते हैं, जैसे इंडस येरी रिवर और सतलुज रिवर येरी, इंडस से आप सतलुज तक जाते हैं, जैसे कि ये अगर आप जानते हो इंडस रिवर हो गई और ये सतलुज रिवर हो गई, तो ये वाले जो एरिया है माउंटेन्स का इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालयास। क्या बोलते हैं, पंजाब। मैं इसको थोड़ा और पतला कर लेता हूँ, हाँ, पंजाब हिमालयास, LAYS। ठीक है, इसके बाद जो सतलुज से लेके या गंगा के बगल से एक रिवर जा रही है काली, जो लगभग ऐसे आ रही है, ये वाले जो हिमालयास हैं इनको हम बोलते हैं कुमाऊँ हिमालयास, कुमाऊँ हिमालयास। इसके बाद में जो सतलुज है, इसके बाद में जो काली रिवर है, हमने यहाँ से इंडस से पढ़ ली सतलुज, सतलुज से पढ़ ली हमने काली रिवर, ये वाली जो रिवर है इसको हम काली बोलते हैं। ठीक है, काली के बाद जो काली से लेके आपकी तीस्ता रिवर है जो ब्रह्मपुत्रा के जस्ट यहाँ से निकल रही है, ये वाले जो हिमालयास हैं इनको हम बोलते हैं नेपाल हिमालयास। ठीक है,
ये नेपाल हिमालयास हो गए। नेपाल हिमालयास के बाद जब आपकी तीस्ता रिवर है जो ख़त्म होती है, तीस्ता रिवर से आपकी जो दिहांग रिवर है जो लास्ट में यहाँ पे पड़ती है, वहाँ पे जो माउंटेन पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं असम हिमालयास। ठीक है, तो ऐसे वेस्ट टू ईस्ट में भी ये हिमालयास बटे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र जो है वहाँ पे वो मार्क करता है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयास। यहाँ पे जो लास्ट है वो ब्रह्मपुत्र की लास्ट ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को ये शो करता है। यहाँ से क्या हिमालयास थोड़ा साउथर्ड वर्ड, जैसे आप नीचे देख सकते हैं, मैं आपको इसको थोड़ा इरेज करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप लाल लाल सा, यहाँ पे जो हिमालयास हैं वो नीचे की तरफ बेंड हो जाते हैं बिल्कुल और नीचे की तरफ आते हैं। बियॉन्ड दिहांग जॉर्ज से हिमालयास जो है वो बेंड करते हैं शार्पली साउथ की साइड, ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं इंडिया की, जिसको हम पूर्वांचल बोलते हैं या फिर ईस्टर्न हिल माउंटेन बोल देते हैं। ये जो एरिया है इसको हम क्या बोल देते हैं, पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल माउंटेन। ठीक है, इसको इस नाम से पुकारा जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे और कौन से उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। अब एक्चुअली में नॉर्थ ईस्ट हिल माउंटेन्स जो हैं वो किससे बने हुए हैं, वो लार्जली स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने हुए हैं जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं आपकी। यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट थे उस टाइम पे, तो मोस्टली रन करते थे रेंज वैली पैरेलल रेंज में ये वैली कंसिस्ट करती थी। और ये पूर्वांचल जो था वो पटकाई हिल्स, नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स का बना हुआ है। जैसे मैं आपको यहाँ पे शो भी कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे हटाऊँ तो जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं पटकाई हिल्स, नागा हिल्स वगैरह को। ये आपके नागा हिल्स हैं, ये आपके पटकाई हिल्स हैं और ये आपके मिज़ो हिल्स हैं, तो ये इसको कंटेन करती है। और अब हम पढ़ने वाले हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को। ये हमने पढ़ लिया कि एक्चुअली में हिमालयास क्या होते हैं। हिमालयास मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, वेस्ट टू ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी पढ़ा दिया आपको, वेस्ट टू ईस्ट में जो इसका डिवीजन है वो भी हमने पढ़ लिया है। जैसे कुछ प्रोमिनेंट पीक्स हैं, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलारी, ये सब इसमें दे रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए K2, मैं आपको दिखाऊं, ये रहा K2, येलो से करते हैं इसको, K2 आप देख सकते हैं, नंगा पर्वत आप देख सकते हैं, कामेट, नंगा देवी और माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये सब इसमें दे रखे हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो सब इसमें शो कर रखे हैं। आगे जाके अब हम पढ़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को। नॉर्दर्न प्लेन के लिए मुझे ये वाला एरिया दिखाना पड़ेगा। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बेसिकली बने हुए हैं 3 रिवर के इंटरप्ले, यानी कि 3 रिवर से। और वो कौन कौन सी 3 रिवर, मैं उसको आपको शो करता हूँ। सबसे पहली जो है वो हमारी सतलुज है, ये आप देख रहे हो सतलुज, क्योंकि सतलुज के काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इनको बनाती है। बेसिकली 3 रिवर का कहने का मतलब है 3 रिवर और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सॉरी इंडस जो रिवर है, इंडस रिवर, सॉरी सतलुज बोल रहा हूँ, इंडस रिवर है और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो हम 3 रिवर पढ़ने वाले हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। हम बात करते हैं एक्चुअली में इस वाली जगह की, इस वाली जगह की जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, इस वाली जगह की हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन में। ठीक है, ये वाली जगह में हम नॉर्दर्न प्लेन्स को दर्शाते हैं कि ये वाली जगह हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स है। और ये एरिया जो है वो 3 रिवर से मेनली बना हुआ है, जिसमें फर्स्ट जो आपकी आती है वो आती है आपकी इंडस रिवर, एक आती है आपकी इंडस रिवर, और सेकंड जो आती है आपकी ये वाली इंडस रिवर, फिर आती है गंगा रिवर और फिर आती है ब्रह्मपुत्र रिवर। इन्हीं 3 के इंटरप्ले ऑफ दिस मेजर रिवर सिस्टम से ही ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बनता है। और ये जो प्लेन है वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब ऊपर से रिवर नीचे तक फ्लो करती है तो जेंटल एक स्लोप मिलता है। जेंटल स्लोप में क्या होता है, रिवर की जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण जो उसके जो भी डिपॉजिट्स हैं वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसके कारण उस डिपॉजिट को हम एलुवियल डिपॉजिट बोल देते हैं। और वो एलुवियल डिपॉजिट जो हैं वो उसी एलुवियल डिपॉजिट को हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो इतना सिंपल था ये, ज़्यादा इसमें कुछ और वो नहीं है। और डिपोजिशन ऑफ एलुवियल जो है वो वास्ट बेसिन में फुट हिल्स है, शिवालिक्स के जैसे हम फुट हिल्स है, इस वाले एरिया को हम बोल सकते हैं कि इस वाले एरिया में यहाँ पे शिवालिक्स के साइड में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो एलुवियल डिपॉजिट इकट्ठा हो चुका है। जैसी रिवर यहाँ पे एक स्लोप मिलती है जेंटल, उसके कारण उनको ईजीनेस से वो यहाँ पे इसको डिपॉजिट कर देती है। ये जो एरिया है वो लगभग नॉर्दर्न प्लेन्स का ये वाला है जिसकी हम बात कर रहे हैं 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और 2400 किलोमीटर जो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो नॉर्दर्न प्लेन हम बताते हैं वो 2400 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, जिसमें इसकी विड्थ है, जो इसकी ब्रॉडनेस है वो 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के लगभग इतनी बड़ी है। ठीक है,
और इसमें और जानने की बात क्या है, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी तरह हो सकता है। यहाँ पे जो आपका जो क्लाइमेट सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है, एडिक्वेट वाटर सप्लाई है, यहाँ पे सॉइल कवर भी रिच है काफ़ी, और फेवरेबल क्लाइमेट के कारण इसको एक एग्रीकल्चर जोन माना जाता है, जिसके कारण काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं ड्यू टू फार्मिंग के थ्रू वो अर्निंग करते हैं अपनी। इसके बाद क्या होता है, लोअर कोर्स में जेंटल स्लोप के कारण हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि एलुवियल डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर आगे हम क्या देखते हैं कि वेलोसिटी रिवर की डिक्रीज हो जाती है जेंटल स्लोप पे, जिससे वो क्या रिवराइन आइलैंड को फॉर्म करते हैं। रिवराइन आइलैंड का मतलब होता है रिवर होती है और उसके पैसेज में बीच में कहीं पे उसके जो भी डिपॉजिट होते हैं वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसके कारण एक रिवराइन आइलैंड बन जाता है। मजौली जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे लार्जेस्ट इनहेबिटेटेड रिवराइन आइलैंड है इन द वर्ल्ड का। जैसे आप मैं देख भी सकता है आप कि यहाँ पे मजौली, मैंने आपके ब्रह्मपुत्र रिवर पे यहाँ पे जब यहाँ होकर के ऐसे टर्न लेके ब्रह्मपुत्र रिवर आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा रिवराइन आइलैंड है जो कि लार्जेस्ट इनहेबिटेटेड रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। जो लोअर कोर्स में रिवर क्या है स्प्लिट हो जाती है डिपोजिशन के कारण, डिफरेंट जो उसकी क्या कहते हैं हम ट्रिब्यूटरीज होती हैं उसमें स्प्लिट हो जाती है। जैसे हम देख भी सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें स्प्लिट हो गई है। जैसे अगर मैं इस मैप में आऊँ, अलग अलग जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं उन्हीं को हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोल देते हैं एक तरह से। और जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको हमने 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्मली ज़्यादातर उसका पार्ट जो है वो पाकिस्तान में भी आता है, तो वेस्टर्न पार्ट में तो बेसिकली इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी ने इसको पूरा फॉर्म कर रखा है। इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी में आती हैं आपकी झेलम रिवर, रवि रिवर, सतलुज रिवर और चिनाब रिवर। ठीक है, और ये इसी को हम चिनाब बोल देते हैं। उसकी 5 रिवर हैं, उन्हीं को हम बोल देते हैं झेलम, चिनाब, रवि और ब्यास और सतलुज। ठीक है, आगे इसमें दिस सेक्शन जो है वो डोमिनेटेड है दोअब से। ये वाला जो सेक्शन इसकी पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं वो DOAB दोअब से डोमिनेटेड। दोअब का मतलब होता है, दो का मतलब होता है, डू का मतलब टू, एंड अब्स का मतलब होता है वाटर। ऐसी जो आप पंजाब का नाम भी देखोगे पंज अब, पंज मतलब 5, अब मतलब वाटर। जो ऐसा स्टेट जिसमें 5 नदियों का पानी आता हो उसको हम पंजाब बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो गंगा का प्लेन है, अब जैसे हम गंगा के प्लेन की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला रिवर हमने पढ़ लिया, ये जो आपका है उसको हम पंजाब प्लेन बोल देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं जो गंगा प्लेन है, जैसे ये वाला गंगा और उसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरी है, वहाँ से और घग्गर तीस्ता रिवर तक, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी ब्रह्मपुत्र से यहाँ पे एक तीस्ता रिवर करके निकलती है, TSTA तीस्ता रिवर। ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसको हमने डिफरेंट नेम दे रखा है। ये जो है वो पूरे नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हो चुका है, जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली थोड़ा झारखंड में और थोड़ा वेस्ट बंगाल में। और ये ईस्ट में जो है पर्टिकुलरली असम में हमें देखने को मिलता है, जो कि ब्रह्मपुत्र प्लेन उसको बोला जाता है। ठीक है, और आगे जब हम पढ़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन जो है उसके अंदर काफ़ी सारे डाइवर्स फीचर्स देखने को मिलते हैं। पर ऐसा कहा जाता है कि प्लेन्स के अंदर डाइवर्स फीचर नहीं होते, पर ऐसा नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन के अंदर भी काफ़ी सारे डाइवर्स फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हम इसमें 4 रीजन देखने को मिलता है। अब थोड़ा इस पर अगर आपका थोड़ा ध्यान रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, आपको पट समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ओके, ये सब हमने देख लिया। आगे थोड़ा मैं इसको बोल्ड करता हूँ। हाँ, आगे इसमें जो हम पता चलता है जो रिवर के डिपॉजिट्स हैं, नीचे एक नैरो बेल्ट बना लेते हैं। अगर मैंने आपको बताया हो तो एक यहाँ पे बहुत पतली सी नैरो बेल्ट बन जाती है, लगभग 8 से 10 किलोमीटर की। ठीक है, ये जो बेल्ट है जो पैरेलल है शिवालिक्स के, इसको हम बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? सबसे भाबर। ठीक है, इसको थोड़ा और पतला कर लेते हैं। हाँ, इसको जो रेंज, इसको हम बोलते हैं भाबर। और जो भी स्ट्रीम्स है यहाँ पे क्या डिसअपीयर हो जाती हैं। फिर इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि जो भी स्ट्रीम्स हैं वापस जो रीमर्ज होती हैं उस एरिया में, इसको हम बोल देते हैं स्वेट, और एक तरह का क्ले एरिया सा वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे स्ट्रीम्स डिसअपीयर हो गई, और उसके बाद में जब स्ट्रीम वापस रीमर्ज होती हैं साउथ ऑफ भाबर में, तो उस एरिया को हम तेरा ही बोलते हैं। वहाँ पे थोड़ा हमें क्ले, स्वेट, माशी, स्वाम्पी सा एरिया में देखने को मिलता है। और वहाँ पे क्या है, उस लैंड को क्या है, पहले वहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेस्ट थे, पर अब उसको वहाँ से हटा दिया गया पूरे फॉरेस्ट लैंड को, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा एग्रीकल्चर आपका प्रोसेस होता है, और वहाँ पे माइग्रेंट्स जो थे पाकिस्तान से आए थे उनको वहाँ पे सेटल कराया गया था। फिर इसके बाद यहाँ पे एक दुधवा नेशनल पार्क की बात होती है, जो कि मैं आपको इस मैप में दिखाना चाहूँगा। ये आपका दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, ये दुधवा नेशनल पार्क जैसे उसमें बुक में दे रखा था, तो मैंने वहाँ से भी थोड़ा मार्क कर करके आपको थोड़ा समझाने के लिए ढंग से मैंने इसको मार्क कर लिया था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं दुधवा नेशनल पार्क।
एक मिनट। वो अपनी PDF कहाँ गई काली। चलो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है, वेट अ मिनट। ये दुधवा नेशनल पार्क है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे दुधवा नेशनल, बेसिकली जो भी मैप में आपके जो पूछा गया है थोड़ा बहुत आप इसको मैप पे लोकेट करिए, मैंने उसको भी इस वीडियो में इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क के बाद जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, वो बना हुआ है ओल्डर एल्यूमिनियम से, और वो जो फ्लड प्लेन्स है थोड़ा उसके ऊपर रिलाई करता है। जैसे कि उसका टेरेस लाइक फीचर है। अगर आप उसको थोड़ा इस साइड से, अगर इस साइड में आओ, थोड़ा इस साइड में अगर हमको देखने को मिलता है नॉर्दर्न प्लेस के, तो इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, ये जो पर्टिकुलरली रीजन है उसकी बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं भांगर। और इसी पर्टिकुलर रीजन में और डिवाइडेशन हमको देखने को मिलती है, जो सॉइल रीजन है जिसमें कैलकेरियस डिपॉजिट होता है। कैलकेरियस डिपॉजिट का मतलब होता है, कैलकेरियस डिपॉजिट्स का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट वाले डिपॉजिट वाले रीजन को हम बोल देते हैं कंकर। कंकर। और जो यंगेस्ट डिपॉजिट्स हैं फ्लड प्लेन्स के, उनको हम बोल देते हैं खादर। जो थोड़ा उसके दूसरी साइड रिलाई करते हैं उनको हम बोल देते हैं खादर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमने 4 इसमें डिवाइड कर रखा है, भाबर, भांगर और कंकर और खादर। ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अपन आगे चलते हैं और उसकी बात करते हैं डिफरेंट उसकी। इसके बाद हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू की। जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसको हम ढंग से देखते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू की। जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो एक्चुअली में आपके 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। जो हम सेंट्रल आइलैंड है उसकी बात करेंगे और डेक्कन प्लेटू उसको भी ढंग से समझेंगे। जो पेनिनसुलर प्लेटू में आपका रीजन कौन कौन सा आता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम इसमें बात करने वाले हैं इस वाले रीजन की, बेसिकली ये वाला पूरा एरिया और थोड़ा सा ये वाला एरिया भी, ठीक है, यहाँ तक का एरिया और ये यहाँ तक का एरिया। इस वाले रीजन की हम इसमें बात करेंगे और इन सब रीजन को जानेंगे कि ये कौन कौन से कैसे फॉर्म हुए, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और क्या इनमें अलग अलग डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। तो इसकी हम इसमें बात करने वाले हैं और इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो ये जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, ये ओल्ड क्रिस्टलाइन और इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है और ये ब्रेकिंग और डिफ्टरिंग से बना हुआ है। गोंडवाना लैंड, जो कि हमने थोड़ा ऊपर हमने इसको पढ़ा था, गोंडवाना लैंड के ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग से बना हुआ है। ओल्डेस्ट लैंड मास का पार्ट है और ये प्लेटू जो है इसमें ब्रॉड और शैलो वैलीज हैं, मतलब, और इसमें राउंडेड हिल्स हैं। मतलब ब्रॉड का मतलब काफ़ी चौड़ी, जैसे कि काफ़ी चौड़ी, जैसे वैली ऐसी भी होती है पर इसमें काफ़ी इसमें ज़्यादा ब्रॉड वैलीज हैं इसमें। और इसमें इस नेट को मैं ऑफ कर देता हूँ। ब्रॉड वैलीज हैं, राउंडेड हिल्स हैं इसमें। राउंडेड हिल्स का मतलब इसमें ऐसी हिल्स हैं, ऐसी हिल्स होती हैं, इसमें ऐसी हिल्स हैं, राउंडेड हिल्स। राउंडेड हिल्स हैं, इसी वजह से हम इसको प्लेटू वाला एरिया समझाते हैं। और सेंट्रल हाईलैंड्स में और डेक्कन प्लेटू में ये बटा हुआ है। सतपुरा रेंज के जो इस साइड की जो एरिया है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल आइलैंड, और सतपुरा रेंज से जो साउथवर्ड जो एरिया है उसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटू, ठीक है। ये डेक्कन प्लेटू का एरिया है और ये सतपुरा रेंज से उस साइड का सेंट्रल आइलैंड्स का एरिया है। इसके बाद में जो पेनिनसुलर प्लेटू जो नॉर्थ में लाई करता है नर्मदा रिवर के, जैसे कि नर्मदा रिवर है, बेसिकली इसको भी मान सकते हैं हम। नर्मदा रिवर के जो साउथ में जो आपके प्लेटू है उसको हम बोल देते हैं सेंट्रल आइलैंड, और नर्मदा रिवर के साउथ में नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो प्लेटू है उसको हम बोल देते हैं सेंट्रल आइलैंड्स, और नर्मदा रिवर के जो साउथ में उसको हम बोल देते हैं डेक्कन प्लेटू, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं अपन। विंध्यान रेंज जो है, जो विंध्यान रेंज अब इसकी बात कर रहे हैं, विंध्यान रेंज इसको सतपुरा रेंज साउथ में बाउंड्री शेयर करती है। ऐसी विंध्या रेंज के नॉर्थ वेस्ट में आप जाते हो तो आपको अरावली रेंज दिखती है, जो कि मर्ज हो जाता है डेजर्ट, इंडिया के डेजर्ट से, जिसको हम राजस्थान में हम देखते हैं। और फर्दर जो है इसका वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है। ये फ्लो ऑफ रिवर जो है वो मेनली है यहाँ पे चंबल, सिंध, बेटवा और कैन का। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट हमें देखने को मिलता है, जो हमको बताता है कि इसकी स्लोप कैसी है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन तो हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद सेंट्रल आइलैंड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं, और वेस्ट साइड जो एरिया है, ये वाला एरिया है, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, और जो ईस्ट वर्ड एरिया है वो ज़्यादा वाइड नहीं है, वो थोड़ा नैरो है,
जैसे आप देख भी सकते हैं ये वाला एरिया, ठीक है। और इसके बाद जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है उसको हम बुंदेलखंड और बागेलखंड भी बोल देते हैं, जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। इसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू जो इसका आता है यहाँ पे, वो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को डिनोट करता है, जो कि दामोदर रिवर से इसको निकलती है, दामोदर रिवर इसको ड्रेन करके जाती है, तो इसको छोटा नागपुर प्लेटू बोला जाता है। इसका एक ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। फिर आते हैं हम डेक्कन प्लेटू पे। डेक्कन प्लेटू जो बेसिकली है वो इसका ट्राइंगुलर है शेप में, जैसे आप देख भी सकते हैं इसका एरिया काफ़ी ट्राइंगुलर है शेप में। और जो डेक्कन प्लेटू है वो साउथ नर्मदा रिवर के साउथ में लाई करता है। सतपुरा रेंज इसकी एक तरह से ऊपर एक बाउंड्री सेटअप कर देती है, सतपुरा रेंज। और महादेव, कैमूर हिल्स और महाकाल रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे हिल्स वगैरह हैं, कुछ हिल्स इसमें नहीं डिनोट कर रखी, उसको भी हम थोड़ा, जो ज़्यादा मेजरली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर जैसे कि महेंद्रगिरी हिल है, इसको जानना जरूरी है। कृष्णा रिवर है, कावेरी है, अन्नामुड़ी है, नीलगिरी हिल्स हैं, इन सबको जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट, वो सब इसमें अच्छी तरह दे रखा है। डेक्कन प्लेटू जो है वो वेस्ट साइड में काफ़ी ऊंचे हैं, हायर हैं, और जो ईस्ट साइड में उनका एक्सटेंशन है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं है और थोड़े नैरो भी हैं, ठीक है। और जो जो उसकी स्लोप है वो ईस्टवर्ड बनी हुई है, ऐसे मान सकते हैं जैसे वेस्ट से ऐसे होते जाते हैं। ये आपकी वेस्ट साइड है, ये आपकी ईस्ट साइड है, तो ईस्ट साइड ही स्लोप हो जाती है और वेस्ट साइड आपके काफ़ी ऊंचे होते हैं, ओके। और इसके बाद में एक्सटेंशन जो है प्लेटू का जो नॉर्थ ईस्ट में, उनको मेघालय बोल देते हैं नॉर्मली। जो नॉर्थ ईस्ट में जो देखने को मिलता है अपन को, जैसे मैं आपको बताऊँ उस साइड में, यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में हमको देखने को मिलते हैं, इस साइड को हम मेघालय से डिनोट कर देते हैं, या फिर, और यहाँ पे हमको खरबी अंगलोंग प्लेटू देखने को मिलता है और नॉर्थ करछार हिल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे जो है ये एक छोटा नागपुर प्लेटू क्या फॉल्ट से ये ब्रेक कर रखा है, जैसे यहाँ पे एक फॉल्ट एक तरह से माना जाता है, फॉल्ट है जिसके कारण ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेपरेटेड है। और यहाँ पे प्रोमिनेंट हिल रेंजेस है, जैसे आपको दिख रही होगी गारो खासी जयंतिया, ये वाली जो हिल रेंजेस हैं वो गारो खासी जयंतिया यहाँ पे सिचुएटेड हैं। और जो वेस्ट टू ईस्ट इनका एक गारो खासी जयंतिया ऐसे सेट हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं वेस्टर्न घाट्स को। वेस्टर्न घाट्स, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ आपको और इजीली देखे। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को हम पढ़ेंगे। वेस्टर्न घाट्स थोड़ा लंबा चैप्टर है ज्योग्राफी के अनुसार, पर क्या फैक्चुअल नॉलेज है, एक बार आप इसको समझ लोगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरह बैठ जाएगा। वेस्टर्न घाट्स जो है वो वेस्ट कोस्ट साइड है, मतलब कि वेस्ट कोस्ट साइड है, और को ईस्टर्न घाट्स है वो थोड़ा ईस्ट कोस्ट से थोड़ा दूर की साइड है, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो वेस्ट कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल हैं, कंटिन्यूस है वेस्टर्न घाट्स बिल्कुल। इनको पास करने के लिए आपको पासेस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ये माउंटेन है काफ़ी ऊंचे हैं, तो बीच में से इनके क्या पास बना रखे हैं, ठीक है। उन पासेस को क्रॉस करके आप इनको क्रॉस कर सकते हो। थल, बोरो, पल घाट पड़ते हैं, जो कि मैंने मैप में यहाँ पे शो भी कर रखे हैं, अगर मैं आपको नीचे दिखाऊँ, ये देखिए, ये वाला जो है आपका थल घाट है, ये वाला आपका भोर घाट है, और ये वाला आपका पल घाट है, ठीक है। ये आपके तीनों घाट मैंने इसमें दिखा दिए थे, ओके। अब आगे आते हैं। आगे आने के बाद थल, बोर, पल घाट के बाद वेस्टर्न घाट्स जो हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स जो हैं काफ़ी हायर हैं और इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स ऑब्वियसली। जो वेस्टर्न घाट्स की जो एवरेज एलिवेशन है वो 1600 मीटर्स है, याद रखिए 1600 मीटर्स की है, और ईस्टर्न घाट की 600 मीटर की एवरेज एलिवेशन है। ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसकंटिन्यूस है, जैसे आप देख भी सकते हैं वेस्टर्न घाट कितने कंटिन्यूस है, ईस्टर्न घाट्स कितने डिसकंटिन्यूस हैं, ये दर्शाता है। और ये जो ईस्टर्न घाट्स है वो इरेगुलर हैं और रिवर से काफ़ी ज़्यादा इनको डाइसेक्ट भी हो रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं महानदी रिवर, गोदावरी, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि गोदावरी रिवर और कावेरी रिवर, और नीचे यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स की साइड कृष्णा रिवर है। ये जो सारी है रिवर इसको डाइसेक्ट करती है। वेस्टर्न घाट्स की साइड ओरियोग्राफिक रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। ओरियोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए वेस्टर्न घाट्स है, ये इसका पहाड़ है, तो इस साइड क्या होती है, यहाँ से हवा ऊपर आती है। ये हवा कैसी है, ड्राई एंड मॉइस्ट विंड है, मॉइस्ट विंड है। तो जिसके कारण क्या होता है, मैं इसको और थोड़ा, हाँ, ड्राई और मॉइस्ट विंड होती है, वो ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। कूल होने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। जब क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं तो यहीं पर रेनिंग हो जाती है। रेन होने की वजह से क्या है, पहाड़ के एक साइड में रेनफॉल होती है, पहाड़ के एक साइड में क्या होती है, रेनफॉल होती है, दूसरी साइड में रेन शेडो एरिया फॉर्म हो जाता है, रेन शेडो एरिया फॉर्म हो जाता है।
इसी रेनफॉल को हम ओरियोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। सिंपली ड्राई मॉइस्ट जो विंड है वो साइड से आती है और ऊपर जाके कूल हो जाती है, जिसके कारण ऊपर प्रेसिपिटेशन और वगैरह कूल होने के कारण क्लाउड फॉर्मेशन हो जाते हैं और रेन हो जाती है पहाड़ के एक साइड में, जो कि यहाँ पे वेस्ट कोस्ट साइड वाली एरिया है, वहाँ से रेनफॉल हो जाती है। और दूसरी साइड रेन शेडो एरिया हो जाता है, क्योंकि पहाड़ ऊँचे होते हैं, क्लाउड्स उनको पार नहीं कर पाते, जिस कारण वजह से दूसरी साइड रेन शेडो एरिया हो जाता है। इसी रेनफॉल को, इसी टाइप की रेनफॉल को हम ओरियोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। फेसिंग द रिंग बियरिंग द मॉइस्ट विंड्स टू राइज अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट्स, ऐसे इसमें बता रखा है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स जो है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करते हैं नॉर्थ टू साउथ में, जैसे नॉर्थ से लेके साउथ तक में काफ़ी इंक्रीज करते हैं। फिर इसके बाद हाईएस्ट पीक जो है इनकी वो अन्नाई मलाई है, जैसे मैं इसको आपको इरेज कर दूँ, आपको और साफ दिखेगा। हाँ, जो अन्नाई मलाई है ये इसकी हाईएस्ट पीक है, 2695 मीटर्स की है ये वाली, 2695। इसके साथ साथ डोडा बेटा भी है यहाँ पे। फिर जो ईस्टर्न घाट है उसमें महेंद्रगिरी है, जैसे आपको दिख रहा होगा, इसको इरेज करना पड़ेगा, ये तो महानदी रिवर है। ये महेंद्रगिरी जो 1501 मीटर इतनी ऊंची है, ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची पीक है ये। शेवरा हिल्स और जावेदी हिल्स यहाँ पे मिलते हैं आपको, साउथ ईस्ट से लोकेटेड हैं ईस्टर्न घाट्स में। और उगमंडलम पॉपुलरली नोन एज ऊटी और कोडाई कनल जो फेमस हिल स्टेशन है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं नीचे। ये आपका ऊटी है ये वाला एरिया, और ये आपका कोडाई कनल है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हिल स्टेशन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद अपन आगे आते हैं, तो एक डिस्टिंक्ट फीचर है जो इस पेनिनसुलर प्लेटू का है, वो यहाँ पे मिलती है ब्लैक सॉइल एरिया। जो ब्लैक सॉइल एरिया है वो यहाँ पे इस एरिया में, जिस एरिया में यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है उसको हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। ये बेसिकली क्या हुआ था, जब वॉल्केनिक ओरिजिन था यहाँ पे शुरुआत में, तो यहाँ पे एग्नियस रॉक थी काफ़ी ज़्यादा, क्यों अर्थ के अंदर जो रॉक्स बनती थी, इसी कारण की वजह से रॉक्स क्या डिन्यूड हुई टाइम ओवर टाइम, एंड इन्होंने फॉर्मेशन की ब्लैक सॉइल की, ठीक है। अरावली हिल्स जो है वो वेस्ट साइड में हमने पढ़ ही लिया था, वो यहाँ पे साइड में लाई करती हैं, और डेजर्ट में जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसमें मर्ज हो जाती है। और जो अरावली हिल्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली इरोडेड हिल्स हैं, पूरी प्रॉपरली हिल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इरोड हो चुकी हैं, और ये ब्रोकन हिल्स में हमें पाई जाती हैं, और ये एक्सटेंड करती हैं गुजरात से लेके दिल्ली तक इन साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इसके बाद अपन पढ़ते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को। ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स को मैं आपको इसी में से पढ़ाना चाहूँगा, वो ज़्यादा इतना टफ नहीं है, आपको बस थोड़ी सी रीडिंग देनी है और उसके बाद आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट कंप्लीट है। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, द इंडियन डेजर्ट लाई टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स, जैसे कि हमने उस पर ऊपर देख लिया। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन, अनड्यूलेटिंग का मतलब एक वेव लाइक फॉर्मेशन है, ऊपर नीचे ऐसे वेव लाइक फॉर्मेशन है बना हुआ है, कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स मतलब एक छोटे छोटे मतलब रेत के टीले। दिस रीजन रिसीव्स अ वेरी लो रेनफॉल ऑफ 150 मिलीमीटर पर ईयर। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, एरिड मतलब एक तरह का वेट, क्या कहते हैं, वेट नहीं, ड्राई क्लाइमेट है। लो वेजिटेशन है इसमें काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे भी ज़्यादा नहीं उग पाते। स्ट्रीम अपीयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और वो भी डिसअपियर हो जाती है जब ज़्यादा यहाँ पे पानी वानी नहीं बचता है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। लूनी सिर्फ एक रिवर है जो इसमें देखी जाती है। बर्चन, एक आपको ऐसे तरह के सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, ऐसे तरह की सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, तो उनको क्रिसेंट शेप ड्यून्स बोला जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज एरिया इसको कवर करते हैं। बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। इफ़ यू विजिट जैसलमेर में आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं। फिर आपका कोस्टल प्लेन्स है। कोस्टल प्लेन्स को भी मैं थोड़ा आपको इससे ही समझाता हूँ, क्या कहते हैं, मैप से क्या थोड़ा ईजी हो जाता है समझना। ओके, कोस्टल प्लेन्स में बेसिकली क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं, जो आपके कोस्टल प्लेन्स है पेनिनसुलर प्लेटू में लाई करते हैं, और इनको जो नैरो स्ट्रिप बना रखी है, जैसे वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स क्या है आपके कोस्टल वेस्ट कोस्ट से काफ़ी ज़्यादा पैरेलल है और काफ़ी ज़्यादा पास है। आप में देख सकते हो बीच में छोटा सा एरिया जो है, जो बिल्कुल नैरो एरिया बना रखा है, ये वाला एरिया, ये काफ़ी छोटा एरिया है, काफ़ी प्लेन एरिया है लेकिन काफ़ी नैरो है। वहीं आप देखो ईस्टर्न साइड में जो ईस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे जो ईस्ट कोस्ट की साइड है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड एरिया है, ठीक है। तो ईस्ट कोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, और जो आपका वेस्ट कोस्ट है एक तरह से सैंडविच लाइक बन रखा है ओशियन और वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो प्लेन बन रखा है यहाँ पे। ये अरेबियन सी की साइड लाया करते हैं, ये अरेबियन सी है, और ये बे ऑफ बंगाल की साइड लाया करते हैं जो आपका ईस्ट कोस्ट है, ठीक है। आगे हम देखने को मिलता है, आगे इसको देखते हैं, ये जो सेक्शन है ये कंटेन करता है कोंकण, जो वेस्टर्न कोस्ट है आपका। मैं आपको इसको इरेज करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो इसका नॉर्थ वार एरिया है, जो आपका
ये कोंकण, ये आपको दिख नहीं रहा हो तो ऐसे कोंकण एरिया है यहाँ पे, वेस्टर्न जो आपका कोस्ट है बीच में इसका प्लेन का। इसके बाद यहाँ पे बीच में एक और एरिया आता है, यहाँ पे लिख नहीं रखा, जिसको हम बोलते हैं कन्नड़ प्लेन। क्या बोलते हैं? कन्नड़, एक सेकेंड, कन्नड़ प्लेन। ठीक है। इसके बाद में लास्ट में जो आपका आता है मालाबार कोस्ट, ये आपका कोस्ट लास्ट में जो आता है उसको हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। जो वेस्टर्न कोस्ट, वेस्ट कोस्ट है, उसको हम कैसे बोल सकते हैं? कोंकण, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार कोस्ट में ये डिवाइडेड है। प्लेन्स अलोंग बे ऑफ बंगाल जो है वो आपका वाइड है और काफ़ी लेवल है, काफ़ी अच्छा उसका लेवल है। इन नॉर्दर्न पार्ट में हम उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार। जैसे आप इसको नॉर्दर्न सिरकार देख सकते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ फिर आपको और अच्छी तरह दिखेगा। जो नॉर्दर्न साइड है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सिरकार, ये वाला एरिया नॉर्दर्न सिरकार। और नीचे आते हो तो आपको दिखता है कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं नीचे वाले साउथवर्ड एरिया को, जो ईस्ट कोस्ट के लिए अलोंग लाई करता है। ठीक है। लार्ज रिवर सच एज महानदी, जैसे कि ये महानदी, गोदावरी, कावेरी, और जैसे कृष्णा रिवर जो है वो वेस्ट कोस्ट में अपना डेल्टा फॉर्मेशन करती है। डेल्टा का मतलब ये होता है वहाँ पे डिपॉजिट अपने एक्यूमुलेट करती है और ओशन में मर्ज हो जाती है। एक तरह से आप देख सकते हो महानदी रिवर यहाँ पे डेल्टा फॉर्म कर रही है, गोदावरी रिवर यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन कर रही है, कावेरी यहाँ पे कर रही है और कृष्णा रिवर यहाँ पे कर रही है। तो अलग अलग रिवर यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती हैं। और इसके बाद में जो यहाँ पे चिलिका लेक देखने को मिलती है आपको उड़ीसा में। यहाँ पे ओडिशा में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ इंडियन मैप से, यहाँ पे आप देख सकते हो चिलिका लेक है जो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं आइलैंड्स की। तो लास्ट में हमको चीज़ बचती है आइलैंड्स को पढ़ना। जैसे मैं आपको बेसिकली उनकी लोकेशन पहले बता देता हूँ। हम अरेबियन सी में देखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड को, और लास्ट में अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में हमारे लाई करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग आइलैंड यहाँ पे इसको है। मैं आपको इसको रीडिंग से पढ़ा देता हूँ, 2 मिनट की रीडिंग, उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो हम इसको पढ़ लेते हैं आज। कोस्टल प्लेन्स हो गए, islands. You have already seen that India has a vast mainland. Besides, this country has 2 groups of island. Can you identify these islands group? तो सबसे पहले हम लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में। लोकेट द लक्षद्वीप, जो अरेबियन सी में नीचे की साइड लाई करते हैं वो लक्षद्वीप आइलैंड है। ग्रुप लाइंग टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। कोरल मतलब यहाँ पे रिलीफ पैटर्न हमें देखने को मिलता है जो कोरल ग्रुप से बना हुआ होता है। अर्लियर एनीवर देवर नोन एज लकाडेव, इनको पहले लकाडाइव बोला जाता था। मिनिकॉय एंड एमिनडेव, पहले इनको जो लक्षद्वीप आइलैंड में जो बोला जाता था। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। करावती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। एक तरह से बोल सकते हैं करावती जो है इसकी कैपिटल है लक्षद्वीप की। ये हमारे यूनियन टेरिटरी में लाई करती है लक्षद्वीप आइलैंड। द आइलैंड ग्रुप हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा फोना। द पिटी आइलैंड विच इज अनएबिटेटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। कोरल्स जो है आप इसके बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कोरल पॉलीपर का शॉर्ट लिप माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक तरह से ऐसे जो लाई करते हैं ऐसे ऐसे, ये क्या करते हैं अपने ही रीजनरेट एक तरह से कर लेते हैं। जब कोरल सीक्रेशन एंड दियर स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट, जो उनकी कोरल स्केलेटन है वो कोरल डिपॉजिट फॉर्म करती है। दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, एटॉल्स। The Great Barrier Reef of Australia is good example of the first kind of coral reef. Atolls are circular and horse-shaped coral reefs. Atoll हमारे यहाँ ज़्यादातर लक्षद्वीप आइलैंड में देखा जाता है। इसके बाद में now you see the elongated chains of island located in the Bay of Bengal extending from north to south. These are Andaman and Nicobar Island. They are bigger in size and are more numerous and scattered. काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं लक्षद्वीप आइलैंड से कंपैरिजन में और काफ़ी ज़्यादा हैं इन नंबर और इधर उधर बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड है। दिस एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, द अंडमान एंड द नॉर्थ। अंडमान जो नॉर्थ में है उनको हम अंडमान बोलते हैं और जो निकोबार है उनको हम साउथ में जो हैं उनको हम निकोबार बोलते हैं। ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन आइलैंड। पहले क्या था, जो यहाँ पे कभी आइलैंड रहा होगा तो वो क्या है पानी के अंदर धस के है, तो ऊपर उसका भाग थोड़ा सा जो उसका जो निकल के आ रहा है हमको देख पा रहे हैं उसको हम बोल देते हैं सबमरीन माउंटेन। दीज आइलैंड फॉर्म्स आर ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर country. There is great diversity of flora and fauna in this group of island too. These island lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. ठीक है। और India is only active volcano is found on Barren Island in Andaman and Nicobar. ये अच्छा फैक्ट था। A detailed account of this different physiographic units highlights the unique feature of each region. It would, however, be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resource.
The mountains are the major source of water and forest wealth. The northern plains are the granaries of the country. यहाँ से हमको खाना पीना मिलता है और they provide for the base for early civilization. The plateau is storehouse of minerals. Plateaus के अंदर अलग अलग different minerals stored हैं, which has played a crucial role in the industrialization of the country. The coastal region and islands group provides sites for fishing and port activities. Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibility of development. तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर होता है वो कंप्लीट. ये वाले जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है बहुत ईजी है, अगर आप इनको करो तो आराम से हो जाएंगे. और थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. जय हिंद, जय भारत, बाय बाय. थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई पर इसमें जो भी था बेसिकली मैंने आपको सब पढ़ा दिया. एक बार वीडियो देखोगे पूरा समझ में आ जाएगा. सो बाय बाय एंड थैंक यू एवरीवन. जय हिंद, जय भारत. अगली वीडियो मिलते हैं. ओके.